किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से खेती से जुड़ी तमाम ऐसे विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं जिससे किसान भाइयों के समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि आप सीधा इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और लाइव इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों को हो रही समस्याओं का समाधान किया जा सके, उनकी खेती किसानी को आसान बनाकर उनके जो समस्याएं हो रही हैं उनका समाधान करके और उनको आगे बढ़ाया जा सके, वो मुनाफा कमा सके। तो हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। आज कौन से विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और कौन से विषय से जुड़े आप सवाल पूछ पाएंगे, आइए जानते हैं सबसे पहले हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आज के विषय के बारे में। तो आज के विषय पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे हम हाईटेक खेती के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग, किस प्रकार से आपको प्रयोग करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दूसरा विषय रहेगा सेब के बागों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है और मौजूदा समय में अभी के समय के हिसाब से आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन दोनों बातों पर, इन दोनों विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, तमाम बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या मन में कोई भी संशय आपके आ रहा है तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और आपको पता है हमेशा की तरह हम 3 माध्यम लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप इन 3 माध्यमों के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। तो सबसे पहले कौन सा माध्यम है जिसके जरिए आप हम तक जुड़ सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं? टोल फ्री नंबर। तो हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके। जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है वो व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800-520-717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं अपना नाम, जगह का नाम अपने सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारी ईमेल आईडी की भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। अपने जो भी सवाल हैं आप सीधा इस कार्यक्रम में पहुंचाइए और आपके सवालों का जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। अब वक्त हो गया उन खास मेहमानों से मिलने का जो इस कार्यक्रम में आपके सवालों के समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपने खास मेहमान डॉक्टर राफ अहमद पैरे से। सर आपका बहुत स्वागत है। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं जो स्काइप के जरिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर मंजूर अहमद मनाई जी। सर आपका बहुत स्वागत है। आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कुलगांव, कश्मीर से। जी डॉक्टर मंजूर जी, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले डॉक्टर राफ जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राफ जी, अगर हम मौजूदा समय की बात करें, कितनी आवश्यकता हो चुकी है अपनी खेती को हाईटेक करना, और अगर हम बात करें मशीनों के या कृषि यंत्रों के उपयोग के बारे में, कृषि यंत्रों के उपयोग से, मशीनों के उपयोग से जो किसान भाई पारंपरिक खेती करते थे या पुराने ज़माने में जिन कृषि पद्धतियों में बहुत समय लगता था, बहुत सारी लेबर लगती थी, कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों ने उन सब चीज़ों का समाधान कर दिया है। आपके समय की अगर हम बात करें, कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है और किसान भाई कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? क्या खेती किसानी में कृषि यंत्रों के प्रयोग से बदलाव लाया जा सकता है? बिल्कुल, जो ये प्रश्न है कि जो हमारा कृषि का जो तरीका रहा है, ट्रेडिशनल जिसको हम बोलते हैं, उसमें देखते हैं हम कि बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे हमारे इनपुट, चाहे वो बीज है, टाइम है, जो भी रिसोर्सेज हमको खेती में लगते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हम आज की डेट में देखते हैं कि जो हमारा कृषि है इसमें टाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि कोई भी चीज़ जो हमको करना है टाइमली करना है, और जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो इनपुट हमारा लगता है, जिसमें हमारी लागत जाती है, उसको हमको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जब टेक्नोलॉजी का रोल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जो लागत है वो कम हो जाए
और जो हमारा मुनाफा वो बढ़ जाए। तो कृषि में भी जो हमने अभी एडवांस जो हम आधुनिक खेती की ओर जा रहे हैं उसका भी यही तरीका है कि हमको पहले लेबर को कम करना है और जो हमारे रिसोर्सेस है उनको रिड्यूस करना है, और उसके साथ साथ जो हमारा आउटपुट हो रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ जाए। बिल्कुल। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई है उनका जो प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, पहले क्या होता था कि हमारा जो एग्रीकल्चर है घर का जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के मॉडल के तौर पे हम लेते हैं। हमारा किसान इतना जागरूक है, वो समझते हैं कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस है, इसलिए आप देखते हैं दूसरे क्षेत्र से भी लोग, चाहे वो इंजीनियर्स है, अदर्स है, वो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं और अपना बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब लोगों की सोच बदल रही है, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे किसान भाई अब जागरूक हो चुके हैं, और लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाई जागरूक रहें, उन तक हर संभव जानकारी, उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी उन तक पहुंचाई जाए, ताकि किसान भाई आगे बढ़ें और जो नई संभावनाएं, जो अपार संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में है उसको अपना सके। आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल आपसे लेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। नवीनतम तकनीक के साथ खेती करने को हाईटेक खेती कहा जा सकता है। दरअसल कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फसल उत्पादन में उपयोग में लाई जा रही कार्यप्रणाली की दक्षता में सुधार लाने में योगदान देता है, जिससे फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ये विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठोर परिश्रम को भी कम करता है। खेती में प्रति हेक्टेयर फसल की ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान तरह तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लेजर लैंड लेवलर से खेत समतल कर सिंचाई जल में 30% तक की बचत की जा सकती है और औसतन 8% तक पैदावार बढ़ सकती है। श्रम लागत में भी बचत होती है। वहीं जीरो टिलेज तकनीक की बात करें तो खेत को बिना जोते बुआई का काम जीरो टिलेज सीड ड्रिल के जरिए आसानी से किया जा सकता है। इस तकनीक में पिछली फसल की कटाई के बाद उसके अवशेषों या फानों को जीरो टिलेज मशीन द्वारा खेत को तैयार किए बिना ही बुआई की जाती है। इसलिए इसे जीरो टिलेज तकनीक या सीधी बिजाई की तकनीक कहते हैं। ये तकनीक किसानों की आय वृद्धि और लागत कम करने में सहायक है। वहीं हैप्पी सीडर यंत्र द्वारा धान के अवशेष को बिना जलाए खेत गेहूं की बुआई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से पुआल प्रबंधन में होने वाले अतिरिक्त खर्च में कमी और वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर में कटिंग, थ्रेशिंग, सफाई और ग्रेन हैंडलिंग इकाई होती है। ये समय और श्रम को बचाता है। इसके साथ ही अनाज के नुकसान को कम करता है और थ्रेशिंग दक्षता में सुधार लाता है। वहीं स्ट्रॉ बेलर का उपयोग पुआल की आयताकार या बेलनाकार गांठ तैयार करने के लिए किया जाता है। इस तरह आप इन तमाम यंत्रों का उपयोग हाईटेक खेती में कर सकते हैं। तो कृषि यंत्रों का प्रयोग कर कैसे आप हाईटेक खेती को अपना सकते हैं और कैसे कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, ये तमाम बातें हमने इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे गेस्ट का रुख करते हैं और उनसे दूसरे विषय पर भी सवाल लेते हैं। रुख करते हैं डॉक्टर मंजूर अहमद गनाई जी का। डॉक्टर मंजूर जी, अगर हम बात करें सेब के बागों की देखभाल की, तो मौजूदा समय में जो मौसम चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा सावधानी जो किसान भाई हैं, जो सेब के किसान भाई हैं, उनको किन बात का ध्यान रखना चाहिए मौजूदा समय के हालात के हिसाब से? पहले दिवाली की शुभकामनाएं जी, आपको भी। हमारे हालात हैं जी, पहले हमें इस नए आए इस बारे में सबसे पहले फील्ड सैनिटेशन करनी, सफाई। जिस तरह हम घर में झाड़ू, इसी तरह हमें बागों में लगाना है। जो भी फालन या आपको भी निकाल, जो भी टहनियां हैं वहां पे निकालने, हर तरीके से जो अगर हम करेंगे, पूरे करेंगे हम बागीचों, तो हम अगले साल के लिए 50% कम कर सकते हैं।
जी डॉक्टर मंजूर जी, जितना मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से है आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है हमारे किसान के सेब के किसान भाइयों के लिए। आपका मैं फिर से रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भी लोग सेब की खेती करते हैं। सेब की खेती के लिए गहरी उपजाऊ और दोमट मिट्टी सही रहती है। इसकी खेती के लिए खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल भराव न होता हो, क्योंकि जल भराव के कारण पौधों को कई तरह के रोग लगने का खतरा बन जाता है। सेब के पौधों को अच्छे विकास के लिए ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जिसमें 20 डिग्री तापमान पौधे के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है। फलों के पकने के दौरान इन्हें 60 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। बीजू पौधे तैयार करने के लिए फलों से बीज निकालकर इनकी बुआई पौधशाला में कर देनी चाहिए। सेब की अच्छी पैदावार लेने के लिए सेब के बागों की देखभाल भी जरूरी होती है। तने के विभिन्न रोगों का प्रकोप होने पर ब्लाइटॉक्स 50 के घोल का छिड़काव करें। इस महीने बाग की सफाई कर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। सेब में तना सड़न रोग लगने की आशंका रहती है। तना सड़न रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 या बाविस्टीन के घोल का तने के चारों ओर छिड़काव करें। किसान इस बात का भी ध्यान रखें कि सेब की फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। सेब के बागों की देखभाल करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर राव जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राव जी, अभी हमने रिपोर्ट में देखा, सबसे पहले पराली की अगर हम बात करें, मौजूदा समय में हम देखते हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और सारा दोष किसानों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो किसान भाई कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और खासकर अगर हम पराली की अगर बात करें तो पराली का प्रबंधन करने के लिए आज हमारे पास कौन कौन से कृषि यंत्र मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, जो ये प्रश्न है कि जो पराली की समस्या है, अगर आप देखेंगे ये समस्या कहाँ से शुरू हुई और इसका सोल्यूशन किन्होंने दिया। पहले हमारा जो कृषि में जो हार्वेस्टिंग होता था वो मैनुअल होता था। हमारे लेबर आते थे, काटते थे इसको, धान को, और उसके बाद से उसको थ्रेशिंग करते थे। लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग सोल्यूशन जो आ गया कि लेबर उतने नहीं है तो हमको हार्वेस्टर्स लाने पड़े, कंबाइन हार्वेस्टर्स। तो जब कंबाइन हार्वेस्टर्स ने जगह ले ली तो वो क्या हो गया कि उन्होंने जो फसल हमको ज़रूरत है वो तो कट करके दे दिया, लेकिन उसके बाद जो पोर्शन बचता था वो फार्मर्स के लिए समस्या बढ़ गया। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए फिर से इंजीनियर्स ने सोल्यूशन दिया, फिर से टेक्नोलॉजी लेके आ गए कि हमारे पास हैप्पी सीडर्स है, हमारे पास सुपर सीडर्स है, डायरेक्ट सीडिंग इक्विपमेंट्स है। उसके बाद जब इनको हम यूज़ करते हैं बुआई के लिए, सीडिंग के लिए, उसके साथ साथ अगर हमको जो ये पराली है इसको फील्ड से बाहर निकालना है तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास बेलर्स है, रेकर है जिससे हम जमा कर पाते हैं। हमारे पास इनफैक्ट एनिमल फीड ब्लॉक मेकिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, अगर हमको पराली को एक ब्लॉक के सूरत में लेके जाना है, हमारे पशु को खिलाना है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। तो हम देखते हैं कि पूरे सप्लाई चेन के लिए, चाहे वो बुआई है, चाहे वो हमको खेत से बाहर निकालना हो कुछ पोर्शन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम पशु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए, हर के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। तो पूरा टेक्नोलॉजिकल पैकेज हमारे जो किसान भाई हैं, आप देखते होंगे इस बार वो फील्ड्स में बहुत सारे लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर सीडर्स, हैप्पी सीडर्स, बेलर्स, एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश हुआ है बेलर्स का। तो ये पूरा सप्लाई चेन है जो हाईटेक हो रहा है, हमारा रेडी टू मैनेजमेंट। जी, तो ये खासकर कुछ ऐसे यंत्र हैं जिसका वैल्यू चेन है, या फिर यूँ बात करें कि पूरे हर लेवल पर, चाहे आप उसकी बिजाई करना चाहते हो, चाहे बुआई करना चाहते हो, चाहे फसल को आप काटना चाहते हो, चाहे भंडारण करना चाहते हो, कहीं पहुंचाना चाहते हो, इन तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन आप उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा लेंगे और आप देखेंगे कि आपकी खेती किसानी में भी आसानी होती हुई दिखाई देगी आपको। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त की मांग है, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान।
हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर मंजूर जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर मंजूर जी, अगर हम बात कर रहे थे कि किसान भाई किन बातों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय के लिहाज से ध्यान रखें, एक बार हम फिर से आपसे उम्मीद करेंगे, क्योंकि तकनीकी समस्या की वजह से आपके जवाब को हम सही तरीके से सुन नहीं पा रहे थे। इस सवाल का जवाब आप दोहरा दीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल सैनिटेशन जरूरी है। उसके बाद जो तुम्हारा जो इस वक्त पत्ते हैं बागों में, तो जो है ना सुबह 4% कर के साथ इस वक्त चूहे की भरमार होती, उनको कंट्रोल मैनेज किस तरह चाहिए वो देखना है। इसके बाद जो हमारे नए टेस्ट आए हैं, स्पाइडर माइट आई, उस पर किस तरह हमें तदारुक करना है थोड़ा बताएंगे आज से। तो अब पहले अगर हम के बारे में तो हमें काफी चढ़े खाते तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे रिश्ता भाई है वो 1-2 फुट गुड़ाई करें, मतलब एक रिंग बनाए अपने तरफ से, उसके बाद एक सर्किट बनाए ताकि बैरियर चूहे के लिए। तो उस बात क्या है, ये बहुत सोशल एनिमल होते हैं चूहे। जी, मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर मंजूर जी। एक बार फिर से डॉक्टर राव जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राव जी, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है, जोड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपका रुख कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि हमारे पास हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, बेलर है, ऐसे कई तरह की मशीनें हैं, लेकिन कई किसानों की शिकायत ये रहती है कि उनके क्षेत्र में मशीनें पहुँचती नहीं हैं, उनके क्षेत्र में ये सब सुविधाएँ उपलब्ध ही नहीं है। तो कैसे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें? न केवल ये पराली प्रबंधन को लेकर ऐसे तमाम खेती के उपकरण भी उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसका समाधान कैसे किया जाए और किसानों तक कैसे इस पहुंच को सुनिश्चित किया जाए? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे किसान भाइयों की ओर से भी अक्सर आता है कि जो ये हाईटेक मशीनरी है, अवेलेबल मशीनरी है, ये रेस्ट्रिक्ट है कुछ क्षेत्र में, हमारे पास नहीं पहुंचते, हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उसके 2-3 रीज़न है, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कैसे आप लाभ ले सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात यह है कि जितने भी ये मशीनरी बनते हैं, हमको पहले देश के एग्रीकल्चर को समझना पड़ेगा। हमारे पास जो किसान है
वो अक्सर छोटे किसान हैं, मतलब उनका जो प्लॉट साइज़ है या जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। तो हर एक के लिए ये सही तरीका नहीं है कि वो मशीन को खरीदे, वो यंत्र को खरीदे। तो पहली बात मैं किसान भाइयों को इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप पहले देख लीजिए कि जो भी आप यंत्र ले रहे हैं उसका एनुअल यूज आवर्स कितना है। क्या आप उसको एनुअली 100 घंटे इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ अपने खेत में इस्तेमाल करके 5-10 घंटा 20 घंटा करते हैं, तो उसका इकोनॉमिक्स ठीक नहीं बैठता है। तो इसलिए इसके लिए जो सही तरीका है वो कस्टम हायरिंग है। कस्टम हायरिंग मतलब एक फार्मर या एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस पर्सन। डॉक्टर राव जी, मैं कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में आप शायद बताना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। पहले इनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मिश्रा बाराबंकी जी जी। किसान के भाई दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं जानना पर ये चाहता हूँ कि जो छोटा किसान है जी और मझोला किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, तो हाईटेक खेती करने के लिए उसको, क्योंकि यंत्र बड़े महंगे आते हैं, तो अगर हम लोग समूह बना करके करें या किसान संगठन के रूप में काम करें तो इससे कितना बड़ा फायदा हमको होगा और कितनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा नंदस्वरूप जी, और संयोग की बात है कि डॉक्टर साहब इसी बारे में आपको बता रहे थे, कस्टम हायरिंग सेंटर का जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर राव जी, मैं आपका फिर से रुक करता हूं। पहले तो नंदस्वरूप जी को हमारी ओर से भी जो दिवाली की है वो शुभकामनाएं। और जो नंदस्वरूप जी, हमारे किसान भाई इतने उत्साहित हो रहे कि जिस पे मैं चर्चा कर रहा था कि उससे पहले ही उनका प्रश्न आ गया, तो हम वापस रुक करते हैं। जो हमारी बात हो रही थी कि हमारे किसान छोटे स्तर के हैं, जो उनका लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, और किसी के पास अगर लैंड बहुत ज़्यादा भी है, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, लेकिन प्लॉट साइज छोटा है, वो बहुत जगह फैला हुआ है, तो इसके लिए जो यंत्र है खरीदना सही नहीं है। हमको कस्टम हायरिंग को ही प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे वो हाईटेक मशीनरी है या नॉर्मल मशीनरी। यूज आवर्स के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि एनुअली हम कितना यूज करते हैं। तो उसके लिए जो किसान संगठन है, एफपीओज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, या जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो युवा लोग आजकल कृषि में आ रहे हैं, उनके लिए सही है कि वो उन यंत्रों को लें, हर किसान के खेत पे लेके जाएं। आप एक सिंपल टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ड्रोन। अगर हम ड्रोन की बात करते हैं, 10 लाख का प्राइस है, तो हमारे हर किसान भाई के लिए तो सही नहीं कि वो उसका खरीद सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी हाईटेक मशीनरी है उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग ही एक सोल्यूशन है कि आप खुद यूज करो, दूसरों के खेत पे भी उसके लेके जाओ। और जो बात रही कि हमारे अक्सर किसान भाई, जो आपने प्रश्न पूछा था कि किसान भाई बताते हैं कि जो ये मशीनरी है वो कुछ ही क्षेत्र में इस्तेमाल होती है, हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपने दिखाया कि सरकार की ओर से भी इस पे जोर है। जैसे आप पराली के लिए आप देख रहे थे, मशीनरी जो है उसमें सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही है, तो किसी भी क्षेत्र में किसान बैठा हो वो उसका लाभ ले सकते हैं और अपने खेत पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एक विकल्प है जिन किसान भाइयों को मशीनों का लाभ नहीं मिल पाता या उनकी शिकायत रहती है कि कहाँ से हमें मशीन मिल सकती है, कहाँ से मशीन हम ले सकते हैं। उसके लिए एक समाधान है कस्टम हायरिंग सेंटर। आपको मशीन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कस्टम हायरिंग सेंटर जाकर मशीनों का लाभ ले सकते हैं और मशीन का इस्तेमाल कर आप वापस मशीन को वहाँ पर वापस दे सकते हैं और आपका काम भी आसानी से हो सकता है। इस बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण में तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं।
हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर राव जी का। डॉक्टर राव जी, कस्टम हायरिंग सेंटर का जिक्र किया गया। अब बात करते हैं किसान भाई कैसे समझें कि हमारे क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर बना हुआ है, हमारे क्षेत्र से कितना दूर बना हुआ है, कुल मिलाकर उसकी लोकेशन कहाँ है भी कि नहीं, इसकी भी जानकारी उनको होनी चाहिए। दूसरी बात, कस्टम हायरिंग सेंटर का पता लग जाता है तो कई बार किसान भाई उनको अप्रोच करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। प्रोसेस क्या है, क्या कोई किराया भाड़ा लगता है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कितने दिन के लिए आप रख सकते हैं मशीन को, उसकी क्या कोई सर्विसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, बिल्कुल। जो ये प्रश्न है कि जो कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर से हमारे जो किसान भाई इसके बारे में जानना चाहते हैं, हमको पहले सबसे ज़रूरी है कि जो ज़िले में भी हम रहते हैं तो जो कृषि अधिकारी है उनसे हमको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर है, सरकार की ओर से एस्टैब्लिश किया गया है या कोई प्राइवेट पार्टनर चला रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे मिलें। और उसके साथ साथ हमारे नज़दीकी ICR के KV केस होते हैं, क्योंकि कहीं पर KV केस भी उनको ट्रेन करते हैं, तो वहाँ से भी वो जानकारी लें कि जो ये मशीनरी है, कस्टम हायरिंग सेंटर या कोई मशीनरी है, इसके बारे में जो भी जानकारी लेनी हो वो KV केस भी ले सकते हैं। और उसके बाद रही बात सर्विसेज की, देखिए ये जो सर्विसेज है ये रीजन के हिसाब से वेरी होते हैं। आप पंजाब देखेंगे, साउथ में देखेंगे, रीजन की नीड के हिसाब से सर्विसेज वेरी होती है। कोई लोग क्या होते हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, जैसे कंबाइन को ले लीजिए, कंबाइन हार्वेस्टर नॉर्थ से साउथ की ओर चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ मशीनरी होती है जो लोकली वो यूज़ करते हैं। तो उस मामले में क्या होता है, जो भी वो मशीनरी लोकली यूज़ करते हैं उनकी एक रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि उनका एक बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पर वो देखते हैं कि इतनी दूर जाके हम अपना मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस जो कस्टम हायरिंग सेंटर को एक बिजनेस के रूप से ले लीजिए। अगर आपके नज़दीक सर्विस नहीं पहुँच पा रही है तो आप मिलके, किसान संगठन मिलके एक कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश कीजिए। उसके लिए आपको ज़रूरी देखना है कि जो मशीनरी उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है उनको अपने कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर पर रख दीजिए, क्योंकि उससे उनका यूज़ आवर्स भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे हमारे किसान के लोग जो अपना संगठन क्रिएट करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, FPOs है, वो अपना कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वो जिला कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं, क्योंकि इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी है। एक तो केंद्रीय सरकार की ओर से सब्सिडी है और कहीं कहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो भी उसको और सपोर्ट करते हैं, तो वो पूरी जानकारी वो वहाँ से भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर राव जी, जैसे हम बात करें, हमारा दूसरा विषय है वो है कि सेब के बागों की देखभाल कैसे करें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मंजूर अहमद जी के एक बार फिर से रुक कर रहे थे। डॉक्टर मंजूर जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और आपकी आवाज़ हमें सही तरह तक मिल जाए। और मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें किसान भाइयों की, सेब के किसान भाइयों की, तो इस समय अगर हम बात करें कि पौधों का जो गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, फल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए किसान भाइयों को, खाद का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात सिंचाई की अगर हम बात करें, सिंचाई कितने दिनों के बाद देनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए, तापमान के अनुसार देना चाहिए, इसके बाद थोड़ा सा बताइए। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले जो आज मौसम है हमारा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें टहनियाँ काटनी है, जो हमें अनवांटेड टहनियाँ हैं उनको काटनी है, और जो हमें शेडिंग करती है उनको, या डिजिटल टहनियाँ हैं उनको काटनी है। तो उसको हम प्रूनिंग कहते हैं कि प्रूनिंग कहते हैं इसको करना। प्रूनिंग करके उसमें
उससे हमें क्या होता है, जो हमारे फ्रूट बाल्स है उनको रिटेन करना है, और जो डिजीज कैंसर प्लांट्स है, कैंसर वाले चैने हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना है, फिर उनको जमा करके बाथरूम जमीन जमा करके बगीचों से बाहर लेना है, बगीचों से बाहर लेके उसको डिस्ट्रॉय करना है। और दूसरी बात, आज करेंगे 4% या 5% तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो जो उसके पेस्टिसाइड है, तो बीमारियां हैं, जो उसके कीड़े हैं, वो डिकम्पोज हो जाए। और जो अगर पशु को हम घर पे झाड़ू लगाते हैं, इसी तरह बगीचे को भी झाड़ू लगाना है, वो झाड़ू लगा के और तीसरी बात क्या है, तो इस वक्त चाहे हमें इस वक्त हमें खाद कोई नहीं की है, तो आज जो घर में जो हमें मतलब तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई है कि किसान भाई अगर सेब का बाग लगा रहे हैं तो कैसे देखभाल करनी है। जो टहनियों के बारे में उन्होंने जानकारी दी उसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। डॉक्टर राव जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर राव जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मेरा सवाल अब सेब से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम दूसरा विषय भी लेकर चल रहे हैं साथ ही साथ। अगर हम बात करें सेब के बागों की रोपाई से लेकर और सेब के बागों से फल उत्पादन तक लेकर, क्या हम इस क्षेत्र में भी हाईटेक मशीनों का उपयोग कर अपने बाग की खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, या बागानी में आगे बढ़कर अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं? और कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिसका उपयोग कर आप बागवानी के क्षेत्र में अच्छी तरीके से अपने पेड़ लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? बिल्कुल, जो हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर में अगर हम देखते हैं, आप देखेंगे कि देश में जो मैकेनाइजेशन हुआ है ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स में हुआ है। आप देखेंगे पैडी में, व्हीट में आपको बहुत मशीनरी दिखेंगी, लेकिन वहीं पे आप कहीं पे भी चले जाइए, सेब के बाग की बात नहीं है, कहीं पे भी हार्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उसमें आप बहुत कम मैकेनाइजेशन देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हार्टिकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रिसीजन और हाईटेक मशीनरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हार्टिकल्चर क्रॉप्स में है। अब जो हम बात करते हैं एप्पल की, पहले से लेकर अगर हम बात करेंगे, आजकल जो कंसेप्ट आ रहा है वो हाई डेंसिटी का आ रहा है। जो हमारे दूसरे साथी है वो भी आपको कह रहे थे कि जो हाई डेंसिटी है उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ किसान भाई जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स है वो लगा रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उससे जो मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन का ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लगा देते हैं पेड़ को, उसके आसपास खाद डालने के लिए हमको स्पेसिफिक जो यंत्र है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, इन बिटवीन रोज जो हम मशीनरी डिज़ाइन करते हैं वो हम एप्पल के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हम बात कर रहे थे कि डिजीज़ मैनेजमेंट की, कि जो बीमारी की रोकथाम करनी है, उसके लिए जो हम ड्रोन देखते हैं, ड्रोन सबसे अच्छा हाईटेक मशीनरी है, खासतौर पर हिली रीजन्स के लिए, जहाँ पे एक ट्रैक्टर, एक नॉर्मल स्प्रेयर आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन वहीं पे अगर आपको एप्पल की खेती हो रही है, वहाँ पे आप ड्रोन के ज़रिए से छिड़काव कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर हम ड्रोन में ये भी ट्रेन कर सकते हैं कि जहाँ पे बीमारी है वहीं पे हम स्प्रे करें, तो उससे और भी हाईटेक हो रहा है हमारा ऑर्चर्ड। उसके साथ हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन में हम देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिससे हम क्या है हमारे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। कहाँ पे पेड़ को इरिगेशन देना है, कितना देना है, वो भी हम पूरे इस हाईटेक एग्रीकल्चर के थ्रू उसका लाभ ले सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और खासकर जो जल संरक्षण की बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भूमि का जो जल है, या फिर किसानों के पास या हम सभी के पास जो नेचुरल रिसोर्स है, जो वाटर है, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी होती जा रही है, उसको बचाना बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम सब अपनी भागीदारी निभाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और हम सबके लिए भी। इसलिए भी आपको इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप अपनी खेती किसानी में कम से कम जल का प्रयोग करें और सही तरीके से जल अपने खेतों और फसलों तक पहुंचा सकें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है।
पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मंजूर जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर मंजूर जी, कई बार हमारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि उनके फल मुरझा जाते हैं। हालांकि वो सभी तरह की उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सही समय पर सिंचाई भी करते हैं, तमाम सावधानियाँ भी बरतते हैं, और भूरे रंग का स्पॉट पड़ जाता है उनके फलों पर और पत्तियों पर। ये क्या है और कैसे इसका समाधान किया जाए? जो ये फलों पे जो हमें डिजीज आती है, कोई भी बीमारी आती है, उसमें हमारे क्या होता है, वो सही टाइम पे हमें हम जो एडवाइस देते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो हम एडवाइस करते हैं लोगों को, किसान भाइयों को, कि आप ये दवाई करें, तो कभी वो फॉलो नहीं करते हैं। हमारे पास ऐसे किसान है जो 20 दवाइयाँ देते हैं, हमारे पास ऐसे भी किसान है जो 7 से 9 दवाइयाँ ही देते हैं और अपने सेहत का अच्छा फलास करते हैं। लेकिन ये इसमें एक माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम हमारे जो किसान भाई हैं जो अपने लोकल जहाँ पे यूनिवर्सिटी का कृषि केंद्र है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ के टेक्नोलॉजी इसके साथ बात करके वही दवाई इस्तेमाल करें तो वो बताएंगे। असल में क्या होता है, गाँव में उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो दुकानदारों के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए। दुकानदार वही दवाई देता है जो उसको अवेलेबल होती है, वो जो इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा तमाम किसान भाई जो भी रिकमेंडेशन की तरफ जाती है हमारे या किसी कृषि केंद्र के जाके कोई एडवाइस आपको अच्छी सेहत और अच्छे और अच्छी तरह वो जी। डॉक्टर मंजूर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर आपके फलों में किसी भी तरह के कीट या रोग की आप समस्या देख रहे हैं तो ये तमाम बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके फल कीट और रोगों से बचे भी रह सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, अतीक हैं महाराष्ट्र से, उनका रुख कर लेते हैं। अतीक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अतीक कुरैशी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी, अपना टेलीविजन का आवाज कम कर लीजिए। अतीक जी, आपसे निवेदन है। कस्टम हायरिंग सेंटर के चालू से बात करते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? जी, आप जी, कस्टम हायरिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। तो हमारे दर्शक हैं अतीक कुरैशी, लोनार से, महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर राव जी, लोनार के महाराष्ट्र के लोनार में इनके आसपास के क्षेत्र में क्या कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था है? अगर है तो ये कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, सब्सिडी वगैरह का क्या जानकारी जानना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। ओके, जो अतीक जी का प्रश्न है शायद मैं पहले ही उसका उनको आंसर किया हूं, तो मैं फिर भी अतीक जी को बताना चाहूँगा कि जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर है कि आपके नज़दीक कहाँ पे है, और अगर आपको कस्टम हायरिंग सेंटर लगाना है, कौन सा यंत्र रखना है, कितनी सब्सिडी है, इस सब के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपका ज़िला कृषि अधिकारी है
वहाँ तक जाना है उनके ऑफिस तक। और उसके साथ साथ उसको आपको कैसे चलाना है, आप नज़दीकी KVK से जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जो पूरे क्षेत्र है, पूरा देश है, वहाँ का जो ये एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको मॉनिटर करता है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आपके नज़दीक भी जिला कृषि अधिकारी जो होंगे वो कस्टमरिंग सेंटर के लिए उन्होंने कैसा प्रोसीजर रखा है वो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर राव जी, ये तो तमाम बातें हो गई कि आप ये इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बातें हो गई। अब हम बात करें, अगर किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोल लेते हैं या किसान भाई पर्सनली अपने यूज़ के लिए तमाम कृषि यंत्र का खरीदारी कर लेते हैं अपने उपयोग के लिए, तो उससे लंबे समय तक फ़ायदा लेने के लिए अगर बात की जाए तो कैसे उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, यानी इस्तेमाल करने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इस्तेमाल करने के बाद उसके रखरखाव कैसे करने चाहिए, क्या उसको कवर में रखना है, क्या धूप में रखना है, क्या पानी बरसात में नहीं रखना चाहिए, ये क्या बातें हैं और कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसान भाई ध्यान में रखें? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमने जो देश में देखे कि हमारे जो किसान भाई यंत्र लेके आते हैं 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, लेकिन आप देखेंगे अपने खेत पे इस्तेमाल किया, खेत के बाद लेके आके बाहर रख देते हैं। बारिश का मौसम आता है, 1-2 सीज़न चल लेता है और उसके बाद जंग लग जाता है। सबसे पहली समस्या जो है कि हमारे किसान भाई जो भी यंत्र लेते हैं उसको अपने घर की गाड़ी और मोटरसाइकिल की तरह नहीं लेते हैं और उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको कवर करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे खेत में लंबे समय तक के लिए चलाना है। तो इसलिए हमको देखना है कि जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको कवर करना, या अगर आपका ट्रैक्टर है उसका बैटरी टर्मिनल्स है उनको सही से, ताकि वो पानी उनमें ना जाए। और जब हम बात करते हैं हाईटेक की, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमको केयर रखना पड़ेगा कि कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आजकल जो हाईटेक मशीनरी है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। हम ड्रोन की बात कर रहे थे, हम लेज़र लेवलर की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते, किसी में भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं। और हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो रिलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जितना जितना एग्रीकल्चर हाईटेक होते जा रहा है इस चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है कि हम प्रॉपर वे में उसको मेंटेन करें। और प्रॉपर वे में मेंटेन करने के लिए अगर आप कोई हाईटेक मशीनरी ले रहे हैं या ट्रैक्टर ले रहे हैं उसका सर्विस मैनुअल जरूर पढ़ लीजिए। आपके लोकल लैंग्वेज में वो मिलेगा आपको, देखिए कि इसको कैसे मेंटेन करना है। जैसे हम गाड़ी को करते हैं कि इतने टाइम बाद सर्विस लेना है, इतने टाइम बाद ये चेंज करना है, ऐसे ही आपको ट्रैक्टर के लिए मिलेगा। और रही बात जो बाकी मशीनरी है उसका भी एक टेस्ट रिपोर्ट होता है कि इस टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, किस कंपोनेंट को टेस्ट किया गया है, वो सब जानकारी आप पहले ले लीजिए। और उसके साथ साथ हाउसिंग, पहला काम है हाउसिंग। लेट अस सपोज आपके पास कोई शेड नहीं है, कम से कम पॉलिथीन से कवर कर दीजिए ताकि वो बारिश से बचे। इसी तरह जब कोई यंत्र आप खेत में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसको साफ रखिए, क्योंकि या अगर कहीं पे घर के पास रख रहे हैं कोई जो ओपन ब्लेड है उसको कवर कर दीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे जो रोटेटिंग पार्ट्स या जो शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं हम उनको ओपन रखते हैं। जैसे चैफ कटर को ले लीजिए तो उसको गार्ड लगा के हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा, इससे जो आपकी मशीनरी है वो लंबे समय तक चलेगी। बिल्कुल। तो लंबे समय तक उपयोग करने के लिए आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और अपने कृषि यंत्रों में आप अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं तो आप भी चाहेंगे कि लंबे समय तक आप उसका लाभ ले सकें। इसके लिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का
हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर मंजूर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मंजूर जी, कुछ दर्शकों के सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हुए हैं, एक बार उनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं। एक दर्शक हैं, उनका सवाल है कि हमारे पेड़ पर फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फल कम लगते हैं, ऐसा क्यों? तो इनको थोड़ी सी ये क्या होता है, आप बगीचे में पानी देते नहीं, पानी, इसलिए हम जब भी हम किया वो हमारे पानी चीज है बच्चे हैं वो 4-5 एक फैक्टर रह जाता है, उससे जो वो क्योंकि वही माध्यम है 70% पॉलिनेशन क्या ही, तो उससे हमारा जो फूड अच्छी तरह फर्टिलाइजेशन होता है वो प्राप्त होता है, अच्छा लगता है। नंबर 2, अगर खाली लगाए, मतलब कोई ग्राइंडिंग स्मोक लगाए, टोटल वेल्शर लगाए, आज उनसे का जो सेवक है वो क्या है या कोई और है जो पॉलिनेशन में इस्तेमाल पॉलिनेशन है, वो अपने उन तरफ से अपना दूसरी तरफ से देता है और का मामला होता है कि जब है वो गिर जाता है, इसका प्रोटेक्शन पूरी बेहतर है। मैं रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंड करती है कि छठे के। जी डॉक्टर मंजूर जी ने आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि जिन किसान भाइयों को समस्या हो रही है कि सेब के बागों में देखभाल कैसे करें और कैसे अच्छा उत्पादन लें। डॉक्टर मंजूर जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे सेब के बागवानों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे तमाम जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से लाभ उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राव जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राव जी, आपने बताया कि जो उपकरण लेते हैं किसान भाई, उसका सही तरीके से उपयोग करना, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार हम ये भी देखने को मिलता है कि गांव देहात के क्षेत्र में, दूरगामी क्षेत्रों में किसान भाइयों को इतनी जानकारी नहीं होती है। ट्रैक्टर पे आपने कई बार देखा भी होगा कि बच्चों को बिठाया जाता है और इस तरह की कई बार इस तरह की घटना निकल कर सामने आती है जिसमें बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई जो उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। इस तरह की तमाम समस्या आती हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं का शिकार किसान भाई ना हो, कोई जान माल की नुकसान ना हो, इसके लिए किसान भाई क्या करें? ये जो प्रश्न है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं जो यंत्रों के ज़रिए से, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कृषि में जो यंत्रों का इस्तेमाल है उस हिसाब से नहीं करते हैं जिस हिसाब से वो मशीन बनी है इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल। पहले आप अगर ट्रैक्टर को ले लीजिए कि ट्रैक्टर पे बिठाने के लिए एक ड्राइवर की सीट है और उसके साथ किसी को रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई बस नहीं है जिसके साथ एक कंडक्टर वगैरह की ज़रूरत रहती है। तो एक ड्राइवर है और अगर साइड में कोई उसको डायरेक्शन दे रहा है कि पीछे यंत्रों को हमको उसको अटैच करना है, तो साइड में कोई आदमी रह सकता है जो उसको डायरेक्शन दे दे कि कैसे अटैच करना है। और रही बात उसकी सेकंड की, जब हमको किसी यंत्र को जोड़ना होता है उसके बीच में आदमी खड़ा हो जाता है। इससे भी अक्सर दुर्घटनाएं होती है कि आदमी बीच में खड़ा रहता है। तो इसलिए भी मैं किसान भाइयों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रैक्टर के साथ कोई भी यंत्र जोड़ रहे हैं उसके साइड में रहे, न कि बीच में। ट्रैक्टर के पीछे आके
जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम यंत्र जोड़ लें उसके बीच में ना रहें। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, खेत के अंदर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम भी जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं जब खेत में इस्तेमाल करते हैं तो बीच में कोई बच्चा आ जाता है, उसमें भी इस बात का ध्यान देना है कि खेत में इस्तेमाल करते समय हमको बाकी लोगों को बाउंड्री पर रखना है। और उसके साथ साथ जो हमारे जो कुछ यंत्र है जैसे जिनमें रोटरी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हमारे थ्रेशर है, जब हम थ्रेशर को चलाते हैं तो जब हमारे खासतौर पर महिलाएं होती हैं जो उनके लूज जो कपड़े होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो जब भी ऐसे यंत्रों को आप इस्तेमाल करें आपको देखना पड़ेगा कि हमको किस किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो लूज़ होकर ना फंस जाए उसमें। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाई अक्सर जैसे स्प्रेइंग करते हैं तो स्प्रेइंग करते समय उनको प्रोटेक्टिव किट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक दर्शक हैं फोन के जरिए जुड़ गए हैं, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। शांतिपाल पटेल जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। शांतिपाल जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। मेरा 2 सवाल है सर। कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोलें, और दूसरा ये है कि कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जो हार्वेस्टर चाहिए तो उसके साथ ट्रैक्टर कंपलसरी हो जाता है, और दूसरा चीज ये है कि पुराना जो आपका रेट है कहना चाहिए हार्वेस्टर का उसी के अनुसार से अनुदान मिलता है, और यहाँ मार्केट में हार्वेस्टर 28 लाख 30 लाख का है सर, तो कैसे उसमें अपने को बेनिफिट मिलेगा? जी डॉक्टर राव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे किसान भाई का, आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए। बिल्कुल, उनके 2-3 प्रश्न है जो मैं इनके लिए समाधान देना चाहता हूँ कि क्या जो इनका पहला प्रश्न है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर को कैसे शुरू किया जाएगा। तो कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर को शुरू करने के लिए सबसे पहले किसान भाई को ये देखना पड़ेगा कि किस यंत्र का उसके क्षेत्र में इस्तेमाल है, ना कि ये देखना पड़ेगा कि किस यंत्र पे सब्सिडी मिल रही है। बहुत सारे हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं कि सब्सिडी मिल रही है, लेके आते हैं यंत्र लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो पहले हमारे किसान भाइयों को देखना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र में किस यंत्र की डिमांड है। उसके साथ देखना है कि उन यंत्रों पे सब्सिडी है या नहीं, सेंटर की ओर से या नहीं है। उसके लिए उनको जो मैंने फिर से बताना चाहूँगा, जिला कृषि अधिकारी से मिलना पड़ेगा कि जो यंत्र है केंद्रीय सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, उस पर कोई सब्सिडी है कि नहीं, उस हिसाब से ले सकते हैं जी। उसके बाद रही तीसरी बात कि बहुत सारे इक्विपमेंट हाई कॉस्ट है, जैसे इन्होंने कस्टम हायरिंग के लिए कंबाइन की बात की, हार्वेस्टर की बात की। जो देखिए जो भी यंत्र आते हैं जो हाईटेक है जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है, उनके स्मॉल स्केल मॉडल्स भी है। ऐसा नहीं कि हर कोई कंबाइन हार्वेस्टर हमको 28 लाख में मिलता है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो छोटे किसानों के लिए, छोटे प्लॉट्स के लिए जो हार्वेस्टर बने हैं उनको लेना पड़ेगा। और अगर आप 28 लाख वाला ले रहे हैं या 25 लाख वाला ले रहे हैं, आपको इस हिसाब से बिजनेस देखना पड़ेगा, आपको उसके यूज आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो उससे आपका क्या होगा, जितना इनपुट कॉस्ट आपने लगाया आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उनका और एक प्रश्न था जो ट्रैक्टर रिलेट था कि बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो इम्प्लीमेंट है उसके साथ ट्रैक्टर लेना जरूरी होता है। लेकिन कुछ यंत्रों पर अलग से आपको सब्सिडी मिलती है। ऐसा नहीं कि हर एक यंत्र के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए। हमारे किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है, जैसे अभी हम इस प्रोग्राम में के शुरू में भी दिखा रहे थे कि सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है। यहाँ पे तो आपको ट्रैक्टर लेना ज़रूरी नहीं है, आप सुपर सीडर ले सकते हैं, सब्सिडी है सरकार की ओर से, आप हैप्पी सीडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैक्टर लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो लोकल सरकार है वहाँ पे अगर कुछ कंडीशंस होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर इंप्लीमेंट सिस्टम की ज़रूरत है। हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनके पास सिर्फ ट्रैक्टर है, हमारे कुछ किसान भाई जिनके पास सिर्फ इंप्लीमेंट है। तो उससे हमारा मैकेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। हमको ट्रैक्टर भी चाहिए, हमको इंप्लीमेंट भी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कौन से यंत्र रखें और कस्टम हायरिंग सेंटर का आप बिजनेस के तौर पे ले लें जी। तो हम उम्मीद करेंगे शांतिपाल जी आपको इन जानकारियों से लाभ होगा और आप कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और इन जानकारियों का इस्तेमाल कर आप अच्छा खासा कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, अपने लिए भी लाभ कमाएंगे और आसपास के किसानों में भी उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। डॉक्टर रऊफ अहमद जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज 2 महत्वपूर्ण विषय पर हमने कार्यक्रम हेलो किसान में चर्चा की और दोनों महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। इसके अलावा अगले अंश में हम कौन से विषय लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, आइए सबसे पहले कल के अगले विषय नज़र डाल लेते हैं। अगले विषय कौन कौन से रहेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शीतकालीन फूलों की खेती कैसे करें, क्या क्या इसमें आप खेती कर सकते हैं, साथ ही सरसों की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और आने वाले मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं। इनकी देखभाल और इनकी सही तरीके से देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप
हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव और सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप हमें फ़ोन कर भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर पर। आप डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113-060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कभी भी कहीं पर भी बैठकर दोबारा से देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।